आज 31 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंत। इसमें वित्त विभाग हिसाब किताब सब विभागों से लेती है और देखती है कि जो टारगेट फिक्स हुआ था रेवेन्यू का संबंधित विभागों से वो पूरा हुआ कि नहीं। तो आज सभी विभागों से लगभग हम लोग हिसाब ले लिए हैं। विभागों का प्रदर्शन ठीक है, अन्य विभागों का भी टारगेट लगभग पूरा है, लेकिन वाणिज्य कर विभाग टारगेट से लगभग 2,500 करोड़ ज़्यादा राशि की प्राप्ति विभाग ने किया है रेवेन्यू के रूप में। ये राज्य के लिए एक इतिहास है। इतिहास बनेगा कि किस लगभग टारगेट से लगभग 114% की प्राप्ति है। ये इतिहास बनेगा। कोशिश तो आने वाले वर्ष में भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसका बखान करें। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि वाणिज्य कर विभाग के सचिव आराधना जी और वाणिज्य कर कमिश्नर संतोष वत्सी, अखिलेश्वर शर्मा जी, ये जैसे पदाधिकारी जो का इसमें विशेष हाथ रहा इस उपलब्धि को प्राप्त करने में। आप जानते हैं कि जीएसटी जब शुरू हुआ तो भारत सरकार जीएसटी काउंसिल ने तय किया कि हम प्रति वर्ष 14% ग्रोथ के हिसाब से कंपनसेशन देंगे 5 साल तक। 5 साल पूरा हो गया। कोरोना के बाद वित्तीय स्थिति अधिकतर राज्यों की अच्छी नहीं रही, तो झारखंड जैसे राज्य जो पिछड़े हैं और गरीब हैं, हमने गुहार लगाई भारत सरकार से कि ये शेष जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कंपनसेशन देने के लगाया जा रहा है उसको जारी रखा जाए 5 साल तक। लेकिन अब उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं। लेकिन इसमें कमाल की बात ये कहूँगा इस विभाग द्वारा कि कंपनसेशन ना मिलने के बावजूद इन्होंने, इस विभाग ने, वाणिज्य कर विभाग ने हाँ 21,000 करोड़ से अधिक की वसूली कर झारखंड राज्य के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित किया। 21,000 करोड़ किया। अब ये भी बता दें इस समय कि आपको जानना चाहिए, राज्य को जानना चाहिए कि अभी भी भारत सरकार के पास हमारा 1600 करोड़ बाकी है। जो कंपनसेशन देना है भारत सरकार दे नहीं पाई है, अभी भी उसके पास बकाया हमारा 1600 है, जो अगले वित्तीय वर्ष में हमको काम आएगा। वाणिज्य कर विभाग द्वारा कंपनसेशन के कमी को पूरा करने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं। इस कमी को कंपनसेशन से जो नहीं मिलने के कारण जो घाटा होगा हमको उसको पूरा करने के लिए उठाया गया है, जिसके प्रतिफल के रूप में राजस्व संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि हुई। विभाग द्वारा मुख्यालय एवं प्रबंधीय स्तर पर इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट IRAU का गठन किया गया है, जिनके द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण कर निरीक्षण आदि कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 बड़े अंचलों में स्पेशल टास्क यूनिट का गठन किया गया है, जिनका कार्य बड़े करदाताओं के विवरणियों आदि का अनुश्रवण करना है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में इन एलिजिबल IGST को रिवर्सल से भी लगभग 563 करोड़ राजस्व वसूली हुई है।
वाणिज्य कर विभाग द्वारा वैट के ऑनलाइन कर निर्धारण प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है, जिसमें व्यवसायियों को कार्यालय आने की आवश्यकता न के बराबर है। पुराने कराधानों के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए समाधान योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत में लाई गई है और अभी तक लगभग 4 करोड़ की प्राप्ति की जा चुकी है और उम्मीद है कि लगभग 500 करोड़ की वसूली आगामी वित्तीय वर्ष में होगी। ये पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, इस पर एक मीटिंग हुई थी। वन टाइम सेटलमेंट कितना था, लगभग 700 करोड़ कितना की ज़्यादा था बकाया लोगों के पास? 3500 करोड़। जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, उसके पहले वैट का पीरियड था। उसमें वैट में के समय में बहुत से केसेस हुए, जो टैक्स लगाया गया तो लोग उसको कोर्ट में चले गए कि नहीं, इतना ज़्यादा टैक्स हम पर नहीं लगना चाहिए, इतना फाइन नहीं लगना चाहिए। इसको लगे कोर्ट में और लगभग 3500 वैट के ज़माने की राशि टैक्स के रूप में बकाया है, लोगों के पास पड़ा हुआ है। और बड़े बड़े लोगों के पास, टाटा के पास है, उषा मार्टिन के पास है, और के पास है। तो हमारे विभाग ने तय किया, हमारे पदाधिकारियों ने, हम लोग बैठे एक साथ, अब तय किए कि केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है। उनका भी पैसा जा रहा है और सरकार का भी पैसा जा रहा है। वो लाते हैं दिल्ली से बड़े वकील, तो हमको भी लाना पड़ता है, बेकार का पैसा जाता है। तो ऐसी स्थिति में तय किया कि हम वन टाइम सेटलमेंट में जाएंगे। जो बेसिक हमारा है और वो लेंगे, प्लस कुछ फाइन लेंगे। उनको भी मोहलत मिलेगी, केस लड़ने से दिक्कत जो होती है, खर्च होते हैं, वो भी बच जाएगा। हमको भी समय और पैसे की बचत होगी। ये हम लोग शुरू कर दिए हैं। और इसका 300 करोड़ किसका आया है? उषा मार्टिन का 3 करोड़ 300 करोड़ है, 3 करोड़ आया और 1 करोड़ और मिला। इस तरह से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो लगे, 500 करोड़ इससे हमारी आय बढ़ेगी, विभाग की आय बढ़ेगी, सरकार की आय बढ़ेगी। ये हम वाणिज्य कर विभाग की अप्रत्याशित राजस्व वसूली के पीछे प्रधान सचिव श्रीमती अर्चना पटनायक, वाणिज्य कर आयुक्त श्री संतोष कुमार और विभाग के सभी पदाधिकारी, हमारे शर्मा जी हैं, अखिलेश शर्मा जी, इनका भी हाथ है, सबका हाथ है इसमें। लेकिन ये 3 पदाधिकारी को ज़्यादा विशेष हाथ है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आपके पास कागज मिल गया है, पढ़ ही लेंगे। सर एक दो फिगर हाँ बता दिए भाई। 21-22 में कितना आया? कितना है? 19,750 हैं? 19,750 19,750। टारगेट कितना था? 18,500 उस समय हाँ, उस वक्त कम था। 16,500 16,500 16,000 में कितना है सर? 19,000 लास्ट 2 साल में सर हम लोग 5,000 करोड़ लाए। हाँ। और सर ये तो आज तक का आंकड़ा है, आज तक कुछ बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है। कितना बढ़ने की उम्मीद है? 15 से 20 करोड़ होगा, 20 करोड़ 15 से 20 15 से 20 और आना चाहिए। फाइनल फिगर कल आ जाएगा हम लोग। एक चीज हम समझें कि जितना ज़्यादा राज्य में खर्च सरकार करेगी, उतना ज़्यादा कल्याण के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, लोगों को संतुष्टि मिलेगी। तो स्पेशल वेलफेयर मेजर्स में जितना खर्चा करेंगे हम, उतना गरीब लोगों को फायदा होगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में खर्चा करेंगे, उतना राज्य का विकास होगा। कि इसलिए पैसा चाहिए। तो एक्सपेंडिचर आप लोग पूछते हैं बार बार कि कितना % एक्सपेंडिचर हुआ बजट का, आप कभी नहीं पूछते कि कितना वसूली हुई रेवेन्यू की। रेवेन्यू होगी तभी तो खर्च भी बढ़ करेंगे हम। रेवेन्यू हो रहेगी नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे?
वो तो सर सही है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ एक छिद्र भी है। क्या? मुफ्तखोरी का जो बांटने की सरकार की जो एक योजना सब है, वो भी प्रभावित करता है विकास को। जो मुफ्त में हम 5 रुपया में घर दे देंगे, 3 रुपया में मकान दे देंगे, 1 रुपया में गाड़ी दे देंगे, वो भी एक ऐसा है भाई, देश का पर निर्भर करता है फ्रीबीज। जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूके में, अमेरिकन कंट्री में भी अफेक्टेड था वो 1929 से लेकर 31-32 तक, लोग बेरोजगार हो गए। वहाँ की सरकार ने क्या किया? सब कुछ फ्री दिया, कर दिया फ्री, लोन भी इंटरेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री। ज़रूरत है कि लोगों के पास पैसे हों, पैसे होंगे तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उत्पादन होगा, बाजार बढ़ेंगे। काम नहीं मिल रहा था, वहाँ पर क्या काम दिया जाए, सरकार पैसा जुगाड़ कर ली, कहाँ क्या काम दिया जाए? तो जानते हैं, फ्रीबी का बोल रहे हैं आप। उस समय डाल्टन साहब थे, प्रोफेसर डाल्टन थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके के। बाद में प्रोफेसर केन्स बने फाइनेंस, इकोनॉमिक्स नहीं होता है वहाँ इंग्लैंड, इधर नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो इकोनॉमिक्स बड़ा होगा। तो उसने क्या किया? थ्योरी दिया, सुनिए, डिग द फिट एंड फिल इट अप। गड्ढा को कैसे, क्या काम दे? काम तो है नहीं, प्रॉपर्टी बंद है, तो मतलब गड्ढा कोड़वाओ लोगों से, अब पैसा दो। सर वो इतिहास में कभी कभी इस तरह यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली और इलेक्शन मोड में और इलेक्शन इंटरेस्ट में जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो झारखंड में उस समय आप फ्री में खाना बांटे, कुछ भी किए, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन इलेक्शन मोड में और इलेक्शन इंटरेस्ट से जो होता है, आपकी बात को समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। लेकिन वो तब स्थिति तब कहिएगा, तब बुरा होगा कि लोगों को रोजगार है, मिल गया है, मिलने के बाद आप लुभाने के लिए उनको फ्रीबीज दे रहे हैं, मुफ्त की चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जहाँ जो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इनकम नहीं है इसके बाद परिवार के पास, तो वहाँ अगर देते हैं धोती साड़ी देते हैं, हरा कार्ड में राशन देते हैं पेट भरने के लिए, तो फ्री भी नहीं हुआ ये जन कल्याण मैंने वेलफेयर स्कीम के तहत आएगा। ये फ्री भी नहीं कहेंगे इसको, हम इसको वेलफेयर स्कीम में कहेंगे। एक और सवाल है। हाँ, बोले बड़ा बढ़िया लग रहा है हमको। सर ये जो वसूली बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? प्रयास तो मान लीजिए है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या, डिजिटाइजेशन है या कोई और कारण? इन्हीं के साथ थोड़ा सा हम भी जोड़ देते हैं। हाँ, जोड़ दीजिए। ये आपने कहा कि इस बार का रिकॉर्ड है और आपने टारगेट से 2500 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए, लेकिन वो पिछले बार 3250 ज्यादा कमाए। हाँ। तो उस हिसाब से तो इस बार नहीं, कंपनसेशन था ना वो। हाँ ना, हम काम नहीं कर रहे थे, पॉकेट में पैसा डॉलर डाल रहा था कोई। बात समझिए, यहाँ कंपनसेशन नहीं है, अपने कमा रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। मतलब जीएसटी भार आया आपके विभाग को, लग रहा है जीएसटी के चलते माल आसानी से आ जा रहा है आपके? नहीं, ऐसा है कि जीएसटी एक बढ़िया चीज़ है, हमको तकाजा नहीं करना पड़ता है। बाजार में जीएसटी किस पर लगता है? बाजार जो बिक्री हो गई जो चीज़ है ना, उस पर मिलेगा। खाली यही देखना है हमको, चरवाही करना है, कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्टर्ड लोग करें, व्यापारी लोग, और जो बिक्री करेंगे जीएसटी उस पर मिलेगा हमको। अपना रेट अलग अलग रेट है, मतलब जीएसटी आपको भाया। मेरा दूसरा सवाल ये है सर, हाँ, सरकार आप कह रहे हैं कि हम वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट टाइप का चला रहे हैं, मुफ्तखोरी में नहीं बात ना, मुखबरी नहीं मानते इसको। पर सरकार स्थापना मद में आज भी कम खर्चा करना चाहती है। आपके वादे थे 5 लाख रोजगार का, आप कह रहे हैं कि हम उधर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा डेवलपमेंट का। आपने कहा था हर जो टेम्पोररी बेसिस पे हमारे कर्मचारी हैं उनको हम अस्थायी करेंगे, उस और आपकी सरकार नहीं ध्यान दे रही। तो क्या ये माने कि रामेश्वर और राम की पीड़ा है कि हम पैसा स्थापना मद में कम खर्चा करेंगे और डेवलपमेंट में ज़्यादा? देखिए, अब बात को ऐसे समझिए आप, स्थापना मद में कम करने का मतलब स्थापना क्या हुआ है? जो एग्जिस्टिंग
एम्प्लॉयज हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और कुछ जोड़ लीजिए, उस पर हम खर्च कम कर रहे हैं। खर्च कम करेंगे, कम होगा तो पैसा बचेगा हमको, ज़्यादा बचेगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगाएंगे, पूंजी में लगाएंगे, पूंजी के रूप में लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, तरह तरह का, उससे रोजगार क्रिएशन होगा, रोजगार के एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। अब सड़क बन रही है, सड़क बनने में क्या मशीन से तो नहीं बनता, आदमी उसमें लगते हैं। बिल्डिंग बन रही है, हर चीज़ तो मशीन से नहीं होती है, आदमी लगे हैं, 100 आदमी, 150 200 आदमी लगे हुए हैं, ये रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है, लोगों की इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इस तरह का इसमें एक चेन बना हुआ है इसका। लेकिन सर उसमें तो मेरा ये कहना है कि सर आपका वादा तो नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को वही सरकार सफल होगी, वही राज्य सफल होगा जिसमें गवर्नमेंट की सर्विस कम रहेगी। इसीलिए तो मशीनीकरण को लोग जा रहे हैं। तब मतलब आपको मोदी जी और अटल जी दोनों भाते हैं नियोजन के मसले पे, आपके अनुसार से मोदी जी भी आपको पसंद है? मोदी जी अटल जी की बात नहीं है। आपने कहा कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कम होना चाहिए, बोझ कम होना चाहिए। हाँ, बोझ कम होना चाहिए। शुरू से जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, नई पॉलिसी मनमोहन जी ने शुरू की, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में क्या किया, डाउन साइज। जितने सरकारी महकमे में नौकर डाउन साइज 10% से डाउन साइज किया। तो मोदी जी अगर प्राइवेटाइजेशन मोदी जी का थ्योरी नहीं, अरे नहीं यार, आप बात नहीं समझ रहे, मोदी कर रहे हैं। मोदी जी का थ्योरी नहीं ना है ये, हम आपका थ्योरी है, हमारा आपका सबका थ्योरी है कि सरकार के खर्चे को कम करके सोशल वेलफेयर में लगावें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगावें, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट हो। ठीक है। मोदी जी का कांग्रेस के वादे का क्या होगा जो रोजगार देने का वादा की? हाँ, तो वही ना रोजगार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में, एमएसएमई नहीं, नौकरी देने का, देखिए नौकरी देने का वादा नहीं। हम ये कहे थे कि जो वैकेंसी सरकार की सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भर देंगे। अब किन कारणों से नहीं भरा जा रहा है वो आप जानते हैं, हमको नहीं बोलने की जरूरत है ना। अब इतना ही था, पढ़िए हमारा घोषणा पत्र कि एक जो वैकेंसी होगी सरकारी, सरकार ऐसा तो नहीं करेगी कि अभी मान लीजिए कि ऑफिस में एक पदाधिकारी है तो 5 पदाधिकारी उसे नहीं रख देंगे रोजगार देने के लिए, एक ही रहेगा, उसको ज़्यादा इफिशिएंट अलग कराएंगे, रोजगार बढ़ेगा। नहीं, मेरा सवाल ये था सर, आप देख रहे हैं आपके पास विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, हर विभाग में। हाँ। किसी विभाग में उसी कंप्यूटर ऑपरेटर को 20,000 सैलरी मिल रहा है, किसी को 10,000। ये विसंगति के अलग आपने कहा था अनुबंध कर्मचारी को हम परमानेंट बढ़िया किए। अब आप कर रहे हैं पैसा का चिंता है। आप सुन लीजिए, बेसिक अभी बढ़िया किए बोलिए, वेतन एक नहीं हो सकता, वेतन या मजदूरी कर लीजिए, एक नहीं हो सकता सेम पोस्ट के लिए। सेम नहीं, आप बात सुन लीजिए कैसे होता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग अलग, नॉलेज की जरूरत अलग अलग, स्थान अलग अलग। जो सेक्रेटरिएट में काम करेंगे, अभी ये कागज छूट गया है ना, उसके क्वालिफिकेशन देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, और जो जिला में काम कर रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। यहाँ जो नियुक्ति होती है, यहाँ पदाधिकारियों द्वारा की जाती है, सीनियर पदाधिकारी द्वारा, और वो जिला में जो होती है कौन करता है, डीसी साहब 2-4 को बैठा लिए और लोकल ऐड ले लिए, 10-15 को बुला लिए, आप बहाल कर दिए, नियुक्ति कर लिए। ये मेरे ख्याल से आप लोगों का हमारे पास आया कि जो पहले बोल दीजिए। सर एक छोटी सूचना है दे देते हैं, जैसे वाणिज्य में तो क्लियर दे दिया, खान और परिवहन का भी कुछ खान परिवहन का आपको पूछे तो बोला कि उनका जो है लगभग उसका टारगेट 9,500 करोड़ माइंस का था, लगभग पूरा हो गया। ट्रांसपोर्ट का उसी तरह से बुला रहे हैं फिगर, वो बोला कि वो भी पूरा हो गया। आबकारी का थोड़ा कम है, एक्साइज का। क्या ये बात सही है कि राजस्व परिषद ने जो सरकार पॉलिसी चेंज कर रही थी दारू वाला, उसमें आपत्ति दर्ज की थी, उसको दरकिनार? हम अपना विभाग कर देखें कि उधर देखें, हम कोसी हैं। अरे अपना ना देखेंगे जी, हम जो कर। हाँ,
ये अभी बात किए हैं, तुरंत आने के पहले लगभग 84,500 करोड़ का हिसाब आ गया खर्चा का, और 12 बजे तक आता है तो पदाधिकारी ने बताया 85,86,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हाँ, माने 86%। अगर 86,000 करोड़ 1 लाख का बजट था हमारा, 86 सीधे प्रतिशत इसमें कितना सर, इसमें कितना मतलब अभी ट्रांसफर करके रखा गया है क्या चीज अमाउंट 86% अगर आप बोल रहे हैं खर्च किए हैं, तो एग्जैक्ट खर्च का क्या है इसमें? अभी तो कुछ समय लगेगा ना, बहुत सी चीजें हैं। आपने पूछ रहे हैं, छोटा चीज पूछ रहे हैं, या आपको पूछना चाहिए कि केजी को अकाउंट कब दीजिएगा खर्चा का, असल मालिक वो है खर्च हिसाब रखने का, तो उसको तो देखिए एक चीज कहेंगे, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, सर इसमें खाली पूछने के लिए मत पूछिए, सर, जानिए कि क्या पूछ रहे हैं आप। सर 84.5 में प्लान और नन प्लान का पूछा क्या? नहीं सर बोलेंगे ये तो अकाउंटिंग की बात है ना, ये अकाउंटिंग की बात है, ये तो अप्रैल महीना में होगा, अप्रैल महीना में होगा। अभी जो ट्रेजरी से खर्चा हुआ समझ गए ना। हाँ अभी एक्यूरेट फिगर वाले में अभी 2 दिन नहीं हाँ, अप्रैल में होता है वो।